बिस्मिल्लाह वस्सलाम अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज का केमिस्ट्री के अंदर हमारा पहला लेक्चर है। दोबारा फिर आ गया लॉकडाउन, और इसमें हमने यहाँ से स्टार्ट करना है एटॉमिक नंबर से। अगर इससे पहले आपका कोई टॉपिक जो है वो स्किप है तो वो बाद में करवा दिया जाएगा, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री के अंदर। पेज नंबर जो है 9 के ऊपर है एटॉमिक नंबर, फिर उसके बाद मास नंबर, और उसके बाद है हमारे पास रिलेटिव एटॉमिक मास एंड एटॉमिक मास यूनिट। सबसे पहले एटॉमिक नंबर है, ये पहले आप 8th के अंदर और 7th के अंदर पढ़ चुके हैं इसकी डेफिनेशन भी, कि एटॉमिक नंबर हमारे पास क्या होता है। ये हमारे पास असल में अगर हम इसे 3 वर्ड्स में डिफाइन करें तो ये है नंबर ऑफ प्रोटॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसी भी एटम के अंदर जो होंगे वो बताएंगे इसका क्या भला, इसका एटॉमिक नंबर बताएंगे। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन जो हैं ये इसका एक और हम कह सकते हैं आइडेंटिफिकेशन नंबर। जैसे हम क्लास में आते हैं तो हम कहते हैं रोल नंबर 10 खड़ा हो जाए, तो रोल नंबर 10 जो है ना वो उसका आइडेंटिफिकेशन नंबर है कि 10 पे ये आदमी है। इसी तरह से एटॉमिक नंबर जो है ये भी आइडेंटिफिकेशन नंबर है। जब आप पीरियोडिक टेबल खोलेंगे, मैं कहूँगा इस तरह के पीरियोडिक टेबल खोलें, तो पीरियोडिक टेबल में आप तलाश करें कि एटॉमिक नंबर जो है ना वो 9 किसका है, तो आप खोल के देखना शुरू कर देंगे एटॉमिक नंबर 9 किसका है। तो उधर आपके पास जो उसका एटॉमिक नंबर 9 पे जो एलिमेंट आपको मिलेगा वो हम कहेंगे कि इसका आइडेंटिफिकेशन नंबर या इसका एटॉमिक नंबर होगा। तो उतने ही उसके अंदर क्या होंगे, प्रोटॉन होंगे, कि हमने बेस जो बनाई है एटॉमिक नंबर की वो क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो इस तरह हम कहते हैं 8 को देखें एटॉमिक नंबर, तो 8 के ऊपर क्या पाई जाएगी, वो ऑक्सीजन होगी, ठीक है ना। तो अब क्या है कि इसको हम डिनोट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, वो Z से करते हैं एटॉमिक नंबर को। अच्छा, एटॉमिक नंबर को Z से हम डिनोट कर रहे हैं तो इसके पीछे भी एक कहानी है, लेकिन इधर नहीं सुनानी है। सिर्फ इतना बताना है कि जो Z है ना ये एक जर्मन लेटर्स, जर्मन वर्ड है ज़हल, और इसका मतलब होता है नंबर। तो यहां से इसको ड्राइव किया गया Z या Z। तो Z हमारे पास क्या आ गया, इसका एटॉमिक नंबर का सिंबल आ गया कि एटॉमिक नंबर हम किससे जाहिर करेंगे, Z से जाहिर करेंगे। अब हमारे पास एक दो एग्जांपल आप करेंगे। मिसाल के तौर पे जो कार्बन है उसके अंदर 6 प्रोटॉन है। अगर कार्बन के अंदर 6 प्रोटॉन है, यानी कार्बन जो है उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन वो कितने हैं, 6। तो इसका मतलब ये होगा कि इसका एटॉमिक नंबर जो है यानी कि Z वो भी क्या होगा, वो 6 होगा। इसी तरह से अगर आप कर लेते हैं क्लोरीन, तो जो क्लोरीन है उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन वो कितने हैं, 17 हैं। अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन 17 है तो आप बताएं जी इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा। बिल्कुल ठीक, आपने सही जज किया है, 17 होगा। अब आते हैं मास नंबर। मास नंबर जो है ये हमारे पास क्या है कि जो न्यूक्लियस है उसके अंदर बेसिक पार्टिकल तो अब 36 से भी ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन बेसिक पार्टिकल्स हम 2 ही इस्तेमाल कर रहे हैं जो हमारी बुक में है। वो कौन कौन से हैं, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। तो अब क्या है, मास नंबर जो है ये हमारे पास क्या होगा कि ये हमारे पास हो जाएगा जनाबे वाला कि हम कहेंगे सम का मतलब क्या होता है जी, जमा करें, यानी कि ये हमारे पास होगा सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, कि हमने न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन की तादाद को जमा कर लेंगे तो जो आंसर आएगा उसे हम क्या कहेंगे, मास नंबर कहेंगे। तो इसको हम डिनोट करते हैं किससे भला, कैपिटल A से। तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, ये होगा मास नंबर। तो जर्मन वाले से मासन ज़ाहल कहते हैं। अब जो है ये हमारे पास जो आएगा इसका यानी कि मास नंबर। अब हम कार्बन की एग्जांपल लें तो कार्बन के अंदर 6 प्रोटॉन हैं और 6 ही क्या हैं, न्यूट्रॉन्स हैं।
तो अब क्या है कि हमने क्या करना है, और 6 इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, तो हमने अब क्या करना है, हमने सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो तादाद है उनको जमा करना है, इलेक्ट्रॉन की नहीं करना। प्रोटॉन प्लस क्या होगा न्यूट्रॉन, हम न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं, बाहर वाली चीज़ों को तो बात ही नहीं कर रहे। तो न्यूक्लियस में क्या है हमारे पास, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो इसे एक जो है पुराने ज़माने में न्यूक्लियन नंबर भी कहते थे। तो 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन, तो बताएं जी इसका जो है यानी कि क्या होगा, जो है क्या कहते हैं उसे, मास नंबर। तो 6 + 6 कितना हो जाएगा जी, 12, बिल्कुल ठीक है। तो 12 इसका जो है ना वो क्या होगा हमारे पास, ये होगा इसका मास नंबर। अच्छा, अब ये है, ये हमने दूसरा लिखा क्लोरीन, जान के लिखा। क्लोरीन जो है इसमें एक एलिमेंट हमारे पास, एक एटम ऐसा है जिसके पास 17 तो प्रोटॉन ही है और इसके पास जो है 20 क्या है, एक के पास न्यूट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन जो है वो कितने होंगे, वो 17 ही होंगे। जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, इसीलिए हम कहते हैं कि एटम एज अ होल क्या है, न्यूट्रल है। अच्छा, अब आप इसका बताएं कि इसके अंदर क्या हो गया जी। हमने जब इसका एटॉमिक यानी कि मास नंबर मालूम करना तो किन दो चीज़ों को जमा करेंगे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को। तो ये क्या है 17 प्लस हम क्या करेंगे 20, तो कितना आ गया 37। अच्छा, लेकिन हमारे पास एक और क्लोरीन भी है, और वो क्लोरीन जो है ये क्लोरीन, इसके अंदर प्रोटॉन तो 17 ही है लेकिन न्यूट्रॉन जो है ना वो 18 है और इलेक्ट्रॉन 17 ही है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन 17 क्यों है, क्योंकि क्लोरीन एज अ होल क्या है, न्यूट्रल है। तो जितने प्रोटॉन है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव, तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। हमने सिर्फ देखना है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को। तो बताएं इसमें क्लोरीन का मास नंबर कितना होगा, ये होगा 17 प्लस क्या करेंगे 18, 7 7 कितना 14, 1 15 5 और 2 रिमाइंडर 3, 1 रिमाइंडर आ गया 1 1 और 3 35। तो यहाँ पे क्लोरीन का मास नंबर क्या है 37, क्योंकि हमने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को देखा। यहाँ पे क्लोरीन का एटॉमिक मास कितना है 35। तो ऐसे एलिमेंट जिनका के एटॉमिक नंबर क्या है वो हमारे पास सिमिलर आ रहा है, जैसे कि ये 17 प्रोटॉन नंबर है, तो ये असल में क्या है, ये तो एटॉमिक नंबर है। अगर मैं इसको ग्रीन से कर लें तो ये भी 17 है, तो ये क्या है, ये तो एटॉमिक नंबर है। एटॉमिक नंबर क्या आ रहा है सिमिलर, लेकिन मास नंबर क्या आ रहा है वो डिफरेंट आ रहा है। तो ऐसे एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं कि ये एक दूसरे क्या है, आइसोटोप्स। तो आगे हमने पढ़ना है चैप्टर नंबर 2 के अंदर। तो हमने तो सिर्फ क्या किया है, हमने सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को क्या किया है, वो प्लस किया। तो आपने जब मास नंबर मालूम करना होगा तो मुख्तलिफ किस्म के MCQs या कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आपने ये नहीं देखना कि ये क्लोरीन का 35 भी आ सकता है, आपने तो सिर्फ ये देखना है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो दिए गए हैं उनको आपने क्या करना है, वो प्लस करना है। अच्छा, अब इस तरीके से हमारे पास एक फार्मूला ही बन जाता है कि मास नंबर जो है ये इक्वल टू हो सकता है, हमने Z यानी कि एटॉमिक नंबर, और ये हमारे पास क्या था न्यूट्रॉन प्लस न्यूट्रॉन नंबर, यानी कि Z का मतलब क्या होगा कि ये हमारे पास एटॉमिक नंबर है और N का मतलब हम क्या लेते हैं, न्यूट्रॉन नंबर। तो प्रोटॉन और नंबर यानी कि एटॉमिक नंबर और न्यूट्रॉन नंबर दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा किसका भला, मास नंबर का। तो इसके बाद हम अगले टॉपिक पे चलते हैं, इसको मैं मिटा देता हूँ। इसके बाद हमारा जो टॉपिक है वो है रिलेटिव एटॉमिक मास एंड एटॉमिक मास यूनिट। अच्छा, रिलेटिव जो लफ्ज़ है ये बता रहा है किसी के साथ रिश्तेदारी है, किसी के साथ हमने कंपेयर करना है, शरीके के साथ ना हमने कंपैरिजन करना है। तो यहाँ पे हमने देखना है कि कौन इसका शरीका है, जिस सारे का जिसके साथ कंपेयर करना है। तो जो मास हम कंपेयर करके निकालेंगे ना उसे हम क्या कहेंगे, रिलेटिव एटॉमिक मास। अच्छा, अगर आप बाज़ार जाते हैं और आप फ्रूट खरीदते हैं तो आप कहते हैं 2 किलो जो है ना हमें क्या दे दें जी, आम दे दें 2 किलोग्राम। तो वो क्या करेगा 2 किलोग्राम वाला, वो क्या करेगा कि बैलेंस जो है उसके पास, उसके जो है ना एक तरफ जो है ना वो क्या करेगा जी, एक तरफ वो
2 किलोग्राम रख देगा और इधर जो है ना वो आम डालना शुरू कर देगा। जब दोनों का बैलेंस एक जितना हो जाएगा तो कहेगा ये 2 किलोग्राम है। तो उसने ये 2 किलोग्राम जो फ्रूट है यानी आम है उसको उसने किसके साथ कंपेयर किया है, जो वो बाट पड़ा हुआ है किसका भला, लोहे का। तो उसने इसको क्या किया, इसके साथ कंपेयर किया है। तो ये रिलेटिव क्या होगा, मास होगा किसका, फ्रूट का, कि ये 2 किलोग्राम है। हमारे पास अब क्या है कि ये जो है ना एटम, ये तो इंतहाई छोटा है, इसको तो हम किसी के बैलेंस के अंदर इसको हम नाप नहीं सकते। तो अब क्या किया जाए। अब यह है कि ये बड़ा डिफ़िकल्ट है किसी भी एटम का मास मालूम करना। तो अब हम क्या करते हैं कि एक मेथड है मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। हमारी बुक में लिखा है कि डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स आर यूज टू कंपेयर द क्या भला डिफरेंट एटॉमिक मासेस। लेकिन इसका जो मेथड है मास स्पेक्ट्रोस्कोपी आएगी, उसके ज़रिए से हम क्या करते हैं कि किसी भी जो एटम होता है उसको आयन में कन्वर्ट करते हैं और उसके बाद हम देख रहे हैं कितनी डिफ्लेक्शन शो करता है। तो उससे हमें पता लग जाता है कि मास और चार्ज रेशियो हमारे पास आ जाती है, जिससे पता लग जाता है कि इसका एटॉमिक मास या इसका मास क्या है। इसी तरह से आइसोटोप भी डिस्कवर हुए। तो रिलेटिव एटॉमिक मास के अंदर अब हमने ऐसा एक स्टैंडर्ड यूनिट देना, जैसे कि आप फिजिक्स के अंदर ऐसा यूनिट है किलोग्राम मास का, तो वो हम कहते हैं कि ऐसा ये 1 किलोग्राम है, ये क्या है, हम कहते हैं कि फ्रांस के अंदर एक जो है ना रखा हुआ है बाट, उसका जो है हमने मास 1 किलोग्राम अज्यूम कर लिया है। यहाँ पे अब क्या हुआ कि साइंटिस्ट पहले हाइड्रोजन को उन्होंने कहा कि हाइड्रोजन से तमाम एटम को हम कंपेयर करते हैं। ठीक है, अगर किसी का मास 2 है तो इसका मतलब 2 हाइड्रोजन एटम के बराबर है। अगर किसी का जो है ना मास 3 निकल रहा था वो 3 हाइड्रोजन एटम के बराबर है। अगर 4 निकल रहा है तो वो 4 हाइड्रोजन एटम के बराबर है। लेकिन हाइड्रोजन के लिए यह आता था कि हाइड्रोजन जो है ना वो 1.008 है इसका जो मास है। तो वो ये फ्रैक्शन जो आ रही थी तो इसमें हम कह रहे थे कि जो फ्रैक्शन आ रही थी इस वजह से ये मालूमात जो है हम कहेंगे जो मास तो प्रिसियन वैल्यू नहीं आ रही, यानी कि दुरुस्त वैल्यू नहीं आ रही थी। फिर साइंटिस्ट चले गए ऑक्सीजन के ऊपर। तो अब ऑक्सीजन का 16 था मास नंबर, तो इसको उन्होंने बनाया, लेकिन इससे भी कोई प्रिसिजन वैल्यूज़ नहीं आई। आखिर में जो अब हमारी बुक में लिखा हुआ है उस पे आ गए, और वो क्या है, कार्बन। और कार्बन का आइसोटोप है 12, कि कार्बन के 3 आइसोटोप हैं, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। कार्बन 14 रेडियो एक्टिव। तो इनको हमने इस्तेमाल नहीं करना, हमने एक आइसोटोप कार्बन 12 को क्या करना है, इस्तेमाल करना है। अब क्या होगा जी, अब हमने ये करना है कि कार्बन 12, तो इसका मतलब है इसके अंदर 12 इसका मास है, तो इसका एक मास कैसे बनाया जाए, क्योंकि 12 को हम एक से साथ कैसे, एक तरफ 12 चीज़ें पड़ी हैं और एक तरफ एक है, इसको कैसे कंपेयर करेंगे, तो कंपेयर ही नहीं हो सकती, क्योंकि जो मास है वो बहुत बड़ा है। जैसे हम कहें कि क्या कहते हैं 1 किलोग्राम हमने लेने हो आम, और वो कहे जी मेरे पास जो है ना 1 मन का बट्टा पड़ा है। ठीक है, तो वो 1 मन को से 1 किलोग्राम कैसे तोल के देगा। अब क्या किया गया, साइंटिस्ट ने कहा कि हम इस तरह करते हैं कि जो 12 है इसका हम क्या करते हैं 1/12 पार्ट लेते हैं। 12 का क्या लिया, 1/12 पार्ट। अब देखें 1/12 पार्ट अगर कहते हैं तो 1/12 × 12 क्या आंसर आएगा, 1। तो एक हिस्सा के जैसे हम कह सकते हैं कि ये हम कोई चीज़ लें और इसको हमने कितने हिस्से में डिवाइड कर दिया, 12 हिस्सों में डिवाइड कर दें, और फिर उसका एक हिस्सा जो है हम क्या कर लें, हासिल कर लें। तो अब क्या हुआ जी, तो 1/12 जो है ना ये उसका बन गया 1 पार्ट। उस 1 पार्ट से हमने तमाम चीज़ों को क्या करना है, कंपेयर करना है। मिसाल के तौर पे अगर हम कहते हैं किसी का मास 4 है, तो इसका मतलब ये है कि ये 1/12 पार्ट जो है ना 4 1/12 पार्ट के बराबर है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हम क्या करेंगे कि इसकी डेफिनेशन अगर करनी हो रिलेटिव टाइम मास की, तो हम कहेंगे कि एवरेज एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट। एवरेज एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट को हम कंपेयर करेंगे, कंपेयर टू किसके साथ, 1/12 ऑफ कार्बन 12। आपने जो भी मास निकालना है उसको आपने कंपेयर करना है 1/12 ऑफ कार्बन 12। अच्छा, अब यहाँ पे एक और बात आ गई है, वो है ये वाली, ये क्या लिखा हुआ है जी, एवरेज एटॉमिक मास।
तो एवरेज एटॉमिक मास का क्या मतलब है? अभी मैंने यहाँ पे क्लोरीन बनाई थी, इसके आइसोटोप, एक क्लोरीन 37 थी, एक क्लोरीन क्या थी 35 थी। अब इन दोनों का हमने क्या करना है, एवरेज निकालना होता है। एवरेज निकालने का भी एक असूल है जो कि आपकी बुक में नहीं लिखा हुआ, लेकिन आप थोड़ा सा देख लें, ठीक है। वो क्या है कि एवरेज एटॉमिक मास हम निकालते हैं किस तरह से कि हमारे पास होता है जो आइसोटोप, इनटू हम करते हैं कि उनकी परसेंटेज अबंडेंस में, कि कितनी उसकी है अबंडेंस, प्लस फिर अगला आइसोटोप और इनटू इसकी परसेंटेज अबंडेंस में, और हम उसे 100 पे क्या करते हैं, डिवाइड कर देते। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका एवरेज जो है ना एटॉमिक मास आ जाएगा। मिसाल के तौर पर अगर हमने क्लोरीन का किया है, जो 37 है ना, क्लोरीन 37 जिसका मास 37 है, ये दुनिया में पाई जाती है 25%। और जो हमारे पास जिसका एटॉमिक मास 35 है क्लोरीन का, वो हमारे पास पाई जाती है 75%। इसको हम फिर डिवाइड कर देंगे 100 पे। जब इसे आप करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा ओवर 100, ये 100 यहाँ पॉइंट लग जाएगा, तो ये आ जाएगा 35.5। अगर आप यानी कि पीरियोडिक टेबल निकालें, ठीक है, वहाँ पे देखिए क्लोरीन का एवरेज एटॉमिक मास क्या लिखा हुआ है, तो वो कितना लिखा होगा 35.5। तो जितना आपके पास पीरियोडिक टेबल के अंदर मास लिखे हुए हैं ना, वो एवरेज एटॉमिक मास लिखे, तब वो फ्रैक्शन में आ रहे हैं, नहीं तो फ्रैक्शन में आए ही ना, क्योंकि हमने किसको जमा करना है, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जमा करना है, ठीक है। अगर वो फ्रैक्शन में आ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि इसका साथ कोई चक्कर है कि यहाँ पे जो है ना ये क्या चल रहा है, इसके आइसोटोप मौजूद होंगे, जिसकी वजह से जब हम उसको इस तरह क्या कहते हैं कैलकुलेट करते हैं तो वो फ्रैक्शन में जवाब आता है। अब आ जाते हैं जी, क्या कहता है ये दोबारा फिर वापस, एवरेज की समझ लग गई आपको। अब क्या है कि एवरेज एटॉमिक मास को आपने कंपेयर कर दिया किसके साथ, 1/12 ऑफ कार्बन 12। अब जो हमारे पास आंसर आएगा जिसे कंपेयर करने थे, वो हमारे पास क्या कहलाएगा, रिलेटिव एटॉमिक मास। अब आ जाता है कि 1/12 तो AMU इसके अंदर है। अब अगला है एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट जो है ना, ये क्या होगा, ये जो आपने जिसे कंपेयर किया है ना, यानी कि 1/12 ऑफ कार्बन 12, यानी कार्बन के 12 हिस्से किए जाएं कार्बन 12 के, उसका एक हिस्सा जो होगा ना, उसका जो मास होगा वो कहलाएगा हमारे पास क्या भला, AMU। यानी कि ये होगा मास ऑफ 1/12 ऑफ कार्बन 12, कि कार्बन 12 का एक बड़ा 12वां हिस्सा जो है ना, उसका जो मास होगा वो कहलाएगा एटॉमिक मास यूनिट। और अगर हम इसको एब्रीवेशन दें तो AM क्या आएगा, U आएगा। अब हम देखते हैं कि इसको अगर हम ग्राम से रिलेट करें तो क्या होगा। तो सबसे पहले जो हमने आगे पढ़ना भी है वो है मोल, कि 1 ग्राम के अंदर मोल होंगे एवोगैड्रो नंबर्स, यानी कि एवोगैड्रो नंबर जितने जो है ना, ये हमारे पास क्या होंगे, ये होंगे AMU, 1 ग्राम, जिसे हम फिर आगे पढ़ेंगे ग्राम मोल, ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है। तो 1 ग्राम जो है ना, ये इक्वल टू किसके है, एवोगैड्रो नंबर AMU। अब देखें 1 ग्राम एवोगैड्रो नंबर क्या था, 6.02, 10 टू रेज पावर क्या होगा 23 AMU। अगर आपने देखना 1 AMU कितने ग्राम के बराबर है, तो ये चीज़ इधर आके क्या होगी, डिवाइड हो जाएगी। तो 1 AMU जो है ये होगा 1 ग्राम ओवर क्या आ जाएगा 6.02, 10 टू रेज पावर 23। अगर आप 1 को इसके ऊपर डिवाइड करेंगे तो अब हमारी बुक के ऊपर जो आंसर लिखा हुआ है वो आ जाएगा, उसने डायरेक्ट लिखा हुआ है, हमने ज़रा हल कर लिया, ठीक है। तो वो क्या आएगा, वो आएगा हमारे पास 1.66, 10 टू रेज पावर 24। देख लेते हैं करके, ये ऐसा ही आता है कि और कुछ आता है, तो अभी देख लेते हैं। चलें जी, कैलकुलेटर निकाला हमने, 1 को हम डिवाइड कर देते हैं 6.022 पे, तो बिल्कुल ठीक 1.66, 10 टू रेज पावर 24। अब ये हो गया हमारे पास ग्राम। तो इसका मतलब 1 AMU जो है, एक एटॉमिक मास यूनिट कितने ग्राम के बराबर होगा, 1.66, 10 टू रेज पावर, यहाँ माइनस होगा -24 ग्राम की। आपकी बुक में ये सिर्फ लाइन लिखी हुई, इसको हल कैसे करना है वो ये है, ठीक है। तो आपने अपनी
बुक के ऊपर जो पेज है ना उसके ऊपर इसको लिखना है, कॉपी पे नहीं लिखना, ताकि क्योंकि बुक आपके पास रहेगी, कॉपी तो आप इधर उधर गुमसुम कर देंगे। ठीक है, ये था आज का लेक्चर, इसे अपनी बुक से लाजमी रीड करना है।